कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी और दीगर अशिया अहमियत रखती हैं। इसी के साथ ब्यूटी सैलून्स भी ईद के ग्लो को मज़ीद पुरकशिश बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं मौजूद हूँ शहर के मारूफ अनुशास ब्यूटी सैलून में, जहाँ हम जानेंगे आज उनकी कहानी और साथ साथ ईद की तैयारियों को भी हम देखेंगे। आए हम बात करते हैं अनुशास ब्यूटी सैलून की ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आप मुझे बताइए आपने शुरुआत कैसे की थी? अच्छा, मैं हुमैरा अनुशास ब्यूटी सैलून की ऑनर हूँ और स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन आज से 20 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। एक छोटे से पैमाने पे मैंने अपना पार्लर को इनिशियल स्टेप लिया था। शादी होके मैं हैदराबाद आई थी, बेसिकली मैं कराची से थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर हैदराबाद में इतने अच्छे ब्यूटी सैलून्स नहीं थे जिस टाइम पर मैं यहाँ पर आई हूँ। उस हिसाब से मैंने अपने सैलून को सेट करना शुरू किया। हमने बहुत सारी न्यू टेक्निक्स और बहुत सारे न्यू कट्स और कलर हमने इंट्रोड्यूस कराए यहाँ पर। वो एक सिलसिला चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज लोग जानते हैं अनुशास ब्यूटी सैलून के उसके नाम से जानते हैं और हमारे काम से जानते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए थोड़ा सा क्लियर भी करूँ लोगों को कि मैं सिर्फ कलरिस्ट नहीं हूँ, हेयर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। बस ये है कि कुछ लोग शाय होते हैं, हमें परमिशंस नहीं देते कि हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उनके फेसेस की पिक्चर्स रिवील करें, तो इसलिए हमें उन्हें हाइड रखना पड़ता है। हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप बैक से उसकी कितनी भी अच्छी तरीके से आप उसको कैप्चर कर सकते हो, उसकी आप पिक्चर्स डाल सकते हो, तो उसमें हमारा क्लाइंट इतना सेटिस्फाई रहता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो इसलिए हमारे इंस्टाग्राम पे और उस पर आपको हेयर का काम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और फेसेस का कम होता है। मेकअप्स का वो सिर्फ रीज़न ये है कि वो क्लाइंट्स हमारे इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते कि वो तस्वीर दे रहे अपने रिवील करें अपना फेस। आप मुझे ये बताइए कि अब चूँकि आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा में लोड बढ़ जाता है, तो आप डिफरेंट नेचर के आपके पास जो हैं वो कस्टमर्स आते हैं, आपको डिफरेंट उनकी डिमांड्स होती हैं, तो वो आप उन्हें कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले अपनी रेनोवेशन पे काम करते हैं। ईद का जो हमारा फर्स्ट वीक होता है वो सारा रेनोवेशन पे जाता है, स्पेस बढ़ाते हैं उसको कंफर्टेबल करने के लिए। दैन उसके बाद जब हम अपना स्टाफ बढ़ाते हैं, कुछ चली जाती हैं, कुछ स्टाफ आ जाता है, वो बढ़ाते हैं। मींस कि हम एज अ सैलून ऑनर पहले अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने कैपेसिटी के ऊपर वर्क करते हैं। दैन उसके बाद इतना स्पेस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है कि हम क्लाइंट को अपॉइंटमेंट के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, आपके पास कुछ ऐसे होते हैं कि जो सेटिस्फाई ना हो रहे हो, जो आप अपना 100% दे दें लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई ना हो रहे हो, तो फिर आप क्या करें? फिर कुछ भी नहीं करते, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो कहीं और जाके आजमाते हैं अपने आप को, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद आते हैं और फिर खुद मान लेते हैं अपनी गलती। क्योंकि देखें, हम सबको एंटरटेन नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते। कुछ आपसे खुश होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट होंगे, और अगेंस्ट वालों को भी हम वेलकम करते हैं और जो खुश होते हैं उनको तो करते ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब ईद की आमद है, ठीक है, आपका जो है वो रश का आवर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर होता है कि टाइमिंग बहुत लेट हो जाती है आप लोगों की, आप लोग काम कर रहे होते हैं, फिर जो चांद रात आती है, मेहंदी वाला सीज़न आता है, उसमें और भी डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चांद रात पे लोड किस चीज़ पर होता है? मेहंदी पर होता है? ऑब्वियसली मेहंदी पे। चांद रात पे सबसे ज़्यादा लोड मेहंदी पे होता है, क्योंकि मेहंदी जो है वो ज़ाहिर सी बात है मिट जाती है, तो वो लोग 2 दिन पहले नहीं लगवा सकते, लेकिन चांद रात पे ही लगवानी होती है। बाकी दूसरे काम है वो आप 2-3 दिन पहले भी करवा सकते हो, बट मेहंदी चांद रात पे ही होती है, तो इसलिए ऑब्वियसली मेहंदी पे ज़्यादा लोड होता है। और हेयर कट और ब्लो ड्रायर्स पे, क्योंकि लोगों को होता है कि सुबह जब वो उठेंगे तो उनका अच्छा सा हेयर कट हुआ हुआ होगा, ब्लो ड्रायर हुआ हुआ होगा, आयरनिंग हुई भी होगी, तो वो उसी तरह से अपने आप को तैयार करके और रेडी हो जाएंगे। अब जब ईद की आमद पर आपकी जो है बहुत ज़्यादा रश आवर्स होना शुरू हो जाते हैं, आप बिज़ी हो जाती हैं, मसरूफ़ हो जाती हैं, तो अब आप इस पॉइंट पर आके अपनी ग्रूमिंग कैसे कर रही होती हैं, अपना ख्याल, अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे रही होती हैं, वो सब कैसे मैनेज करती हैं? हमारी ईद बहुत ज़्यादा टफ होती है क्योंकि हम सबको तैयार कर देते हैं, सबको खुद नहीं हो पाते, क्योंकि वो, लेकिन इसमें भी हमें मज़ा आता है क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमारा एक बिज़नेस है और फिर इसमें हमें इंटरेस्ट है, तो हम इसको कंटिन्यू करें में इतने सालों से। इस सारे सफ़र में आपका जो टफेस्ट टाइम था वो क्या था, आप वो बताइए, और फिर आप मुझे ये भी बताइएगा कि इन सब के बाद आपका क्या एम है, आप क्या देखना चाहती हैं इस फील्ड से रिलेटेड? जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली उसके टफ़ टाइम आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो टफेस्ट टाइम आप बोलेंगे वो उस वक्त है कि मेरे बच्चे छोटे थे,
तो उनकी बीमारी और उनको जो घर में छोड़ के आना था ना, वो सबसे ज़्यादा टफ़ होता था। मैं एक सेल्फ मेड औरत थी शुरू से और अब तक हूँ, तो मैं ज़्यादा सुनती किसी की भी नहीं थी। लेकिन ये है कि टफ़ टाइम मेरे बच्चों से मुझे मिला है, और लेकिन उसमें भी मेरे हस्बैंड का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने हस्बैंड की, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मैनेज किया, घर को मैनेज किया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया। तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी शुक्रिया। शहर हैदराबाद में अपनी मेहनत से खुद को बाख्तियार और कामयाब बनाने वाली ख़वातीन की मिसालें भरपूर हैं। ऐसी ही एक कहानी से आज हमने आपको मुतारिफ करवाया है। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के साथ हैदराबाद टाइम्स से फिर मुलाकात होगी। मिर्ज़ा कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। HK & Company, a hub of imported marble and granite. Haji Colonel Peshawar Marble.